इस बीच त्रिशा जो डरी हुई कार के विंडो से चिपकी हुई थी, उसने जब अभिमन्यु को रीमा से बात करते हुए देखा तो वह थोड़ी सी रिलैक्स हुई और उसने गहरी सांस ली। फिलहाल के लिए तो वह रीमा का शुक्रिया करना चाहती थी, उसे बचाने के लिए। अगर सही टाइम पर उसने आवाज नहीं दी होती तो आज पता नहीं उसका क्या ही होता। अब अभिमन्यु का ध्यान उस पर नहीं था, इसलिए वह थोड़ा सा खिसक कर अपनी सही जगह पर आकर बैठ गई थी और वह भी पलट कर रीमा की तरफ देखने लगी। रीमा को देखते हुए त्रिशा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आया कि रीमा चेहरे के इतना गुस्सा किस बात के लिए दिखाई दे रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि अभिमन्यु ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पर इसमें कोई नई बात तो नहीं थी। अभिमन्यु हमेशा से ही इतना अकड़ू और घमंडी था। ज्यादातर लोगों के साथ अभिमन्यु का व्यवहार ऐसा ही होता था और रीमा तो पहले से इन सब चीजों के बारे में जानती थी, तो फिर उसे इतना ज्यादा गुस्सा किस बात का आ रहा है। त्रिशा अभी रीमा के एक्सप्रेशन को पढ़ने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसे अभिमन्यु के कार के गियर दबाने की आवाज आई और फिर कुछ ही मिनट में ब्लैक बेंटले कार जोरदार आवाज के साथ वहां से निकल गई। रीमा वहां खड़ी हो कार से निकलने वाले धुएं को देख रही थी और अपने हाथों की मुट्ठियां भींचे हुए गुस्से से कांप रही थी। उसके पीछे के जो बाकी लोग खड़े थे वो भी जेलसी और गुस्से से पागल हो गए थे। मोना धीरे से चलकर रीमा के पास आई और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए रीमा से पूछा, ये पिच त्रिशा कब अभिमन्यु रायजादा के इतना क्लोज आ गई है कि अभिमन्यु रायजादा जैसा इम्प्रेसिव इंसान उसे अपनी कार में बैठाकर उसे लिफ्ट दे रहा है? रीमा ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे कैसे पता चलेगा? क्या मैं उसकी कोई बॉडीगार्ड हूँ जो उसके आगे पीछे उसकी जानकारी लेते फिरूं? रीमा ने कार को दूर जाते देखा और उसकी आंखें नफरत से चमक उठी। वही कार में अब जब त्रिशा अभिमन्यु के साथ पूरी तरह से अकेले थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अभिमन्यु की कार के अंदर सुइयों की नोक पर बैठी है। त्रिशा को अब लग रहा था कि रीमा के साथ झगड़ा करना ज्यादा बेहतर था बजाय इस कार में अभिमन्यु के साथ बैठने के। अभिमन्यु त्रिशा को कब से नोटिस कर रहा था कि वह किस तरह से अपनी जगह पर अनकंफर्टेबल होकर बैठी है, जैसे कि वह कार की सीट पर नहीं बल्कि तपती धूप से जलते हुए पत्थर में बैठी हो। अभिमन्यु को त्रिशा ऐसे डरते हुए काफी अडोरेबल लग रही थी। वह किसी क्यूट से पप्पी की तरह डरी सहमी सी बैठी हुई थी। अभिमन्यु को त्रिशा के साथ ऐसे खेलने में काफी मजा आ रहा था। उसने त्रिशा को और ज्यादा परेशान करने के इरादे से अपने चेहरे को सख्त बनाया और फिर अपने कोल्ड आवाज में त्रिशा से पूछा, मैं तुम्हें हमेशा ऐसी दयनीय और हेल्पलेस स्थिति में ही क्यों देखता हूँ? त्रिशा जो अपने डर को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से फोकस थी, वह अभिमन्यु की ठंडी आवाज सुनकर लगभग अपनी सीट पर उछल ही पड़ी थी। पर जब वह अभिमन्यु के सवाल पर गौर करती है तो वह काफी एम्बैरेस हो जाती है। हाँ, अभिमन्यु सही ही कह रहा था। वह जब भी अभिमन्यु से मिलती है तो वह कभी या तो किसी से पिट रही होती है या किसी से अपमानित हो रही होती है। सच में वह अभिमन्यु जैसे परफेक्ट और सोफिस्टिकेटेड इंसान के सामने एक इडियट से कम नहीं थी। त्रिशा ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ अपने एम्बैरेसमेंट को छिपाते हुए कहा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग हूँ, इसीलिए लोग हमेशा मुझसे जेलस रहते हैं। अभिमन्यु ने फुसफुसाकर कहा, नहीं, शायद तुम कुछ ज्यादा ही बेवकूफ हो, इसलिए लोग आसानी से तुम्हें अपना शिकार बना लेते हैं। त्रिशा ने शर्मिंदगी और डर से अपना सर नीचे झुका लिया। उसने पलटकर अभिमन्यु को जवाब देने की कोशिश नहीं की, जैसे वह एक्सेप्ट कर रही हो कि अभिमन्यु जो कह रहा है वह सब सच है। हाँ, बिल्कुल वह बेवकूफ ही तो थी जो पहले रीमा के जाल में फंस गई और रीमा के जाल से बचकर निकल पाती। उससे पहले ही वह इस डेविल के चंगुल में फंस चुकी है। वह रीमा से तो लड़ सकती थी, पर वह इस डेविल रायजादा से कैसे लड़े? त्रिशा ने साहस जुटाया और अपनी आंखों को उठाकर अभिमन्यु की तरफ देखा और धीमी आवाज में उससे कहा, मिस्टर रायजादा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। अब मुझे आपका कीमती समय और बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप मुझे आगे कहीं छोड़ सकते हैं। अभिमन्यु ने एक नजर त्रिशा की ओर देखा और फिर उससे अपनी ठंडी आवाज में कहा, कॉल मी अभिमन्यु, तुम मुझे अभिमन्यु बुला सकती हो। त्रिशा शॉक थी। क्या अभी कुछ देर पहले ही इसने रीमा को अपने नाम को पुकारने से मना नहीं किया था और अब मुझसे कह रहा है कि वह उसके नाम से उसे बुला सकती है? क्या यह इंसान कभी भी नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव कर सकता है? ऑफ कोर्स, ये सब त्रिशा मन ही मन सोच रही थी। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वह अभिमन्यु को उसके मुंह पर यह सब कह सके। त्रिशा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर तब आई जब उसे अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। इस वक्त तुम्हारे पैरों को इलाज की सख्त जरूरत है। हॉस्पिटल?
हॉस्पिटल का नाम सुनते ही त्रिशा को आज सुबह जो डॉक्टर ने बताया था वह सब याद आ गया और अपने कैंसर को याद करते ही त्रिशा का सुंदर चेहरा तुरंत ही डर से पीला पड़ गया था। त्रिशा सबकॉन्शियस रूप से जोर से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये इतना भी जरूरी नहीं है, ये बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। मैं ठीक हूँ, वैसे भी मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। अभिमन्यु ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा और दूसरे हाथ से पानी की एक बिना लेबल वाली बोतल निकाली और उसे त्रिशा को पकड़ाते हुए कहा, रिलैक्स, पहले इसे पी लो। त्रिशा ने उस बिना लेवल वाली बोतल को देखा और कंफ्यूज लुक के साथ अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। अभिमन्यु ने एक नजर त्रिशा के कंफ्यूज चेहरे को देखा और फिर अपने गंभीर आवाज में उससे कहा, इसे पी लो, इसे पीने से तुम्हें तुम्हारे इस बिना दिमाग वाले सर को शांति मिलेगी। त्रिशा एकदम से स्पीचलेस हो गई थी। ओह अभिमन्यु, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। तभी गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। रेड लाइट को देखते हुए त्रिशा के पास अचानक एक बोल्ड आइडिया आया। उसने मन ही मन गिनती गिनते हुए अपने होंठ काटे। जब ग्रीन लाइट होने में सिर्फ 10 सेकंड बाकी थे तो त्रिशा ने सेफ्टी बेल्ट उतार दी और कार का दरवाजा खोला और तेजी से कार से बाहर जंप कर गई। त्रिशा को अपने इस बोल्ड एक्शन के लिए केवल कुछ सेकंड लगे। अगली कार का ड्राइवर अपने ब्रेक छोड़ने ही वाला था, लेकिन जब उसने त्रिशा को अपनी कार के पास से भागते देखा तो उसने रोक दिया। त्रिशा ने अपनी चोटों को नजरअंदाज कर दिया। वो तेजी से भागी, मानो वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। वो भागते हुए डर और घबराहट दोनों महसूस कर रही थी। हालांकि यह अभिमन्यु के साथ हॉस्पिटल में जाने से तो बेहतर था। भागते हुए त्रिशा ने मन ही मन सोचा, मैं पहले से ही मर रही हूँ। मैं अब इस डेविल रायजादा के साथ रहकर और अधिक कष्ट नहीं सहना चाहती। त्रिशा को भागते देख अभिमन्यु की सुंदर आंखें कठोर हो गई थी। ट्रैफिक लाइट पहले से ही हरी हो गई थी। पीछे की कार त्रिशा को हॉर्न दे रहे थे, पर त्रिशा उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बिना सोचे समझे अपनी पूरी ताकत लगाकर बस सामने की तरफ भागती जा रही थी।